धन्यवाद सर। माइक स्टार्ट हुआ मेरा सर, हो गया सर। मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में 2 मिनट बोलना चाहूँगा सर। अभी इस बजट में 2024-25 के अंदर 25,000 हैबिटेशंस को और नया जोड़ने का प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए बजट 19,000 करोड़ रुपये का दिया गया है सर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो मुख्य लाइन यही है कि हम एक गांव को डामर की सड़क से जोड़ेंगे सर। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, अर्जुन जी बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे सर हर गांव में कच्ची सड़कों की बहुत डिमांड है। पिछली बार भी राजस्थान को 8,000 किलोमीटर सड़क दी गई थी, पर सर एग्जिस्टिंग सड़क को चौड़ी करने का ही प्रावधान है। मेरा आपके मार्फत से सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइंस को चेंज करते हुए गाँव में कच्ची सड़कों को भी डामर करने का काम किया जाए, ताकि राजस्थान का क्षेत्र सर बहुत बड़ा है। मेरे लोकल लोकसभा क्षेत्र में सरदार शहर में, रतनगढ़ में, सुजानगढ़ में आज भी ऐसे गांव हैं जहां से सर आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइंस चेंज करते हुए इनको नई सड़कें, कच्ची सड़कें देने का भी प्रावधान रखा जाए। सभापति जी, मुझे आप 2-3 मिनट ज्यादा देंगे। राजस्थान और यमुना के जो बेसिन की स्टेट हैं उनमें एक समझौता हुआ 12 मई 1994 को। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली यमुना के वाटर के बंटवारे के लिए, और उसी के तहत राजस्थान सरकार ने 7 फरवरी 2003 को एक डीपीआर बना के प्रस्तुत करी, जिसको केंद्र की सभी एजेंसियों ने मंजूरी भी दे दी। पर यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि 30 साल बाद आज तक भी पानी हमारे यहाँ आया नहीं है। अपनी मांग ला दें जिससे रिकॉर्ड मैं मांग ही कर रहा हूँ। अब एक दिन अचानक लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय जल मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हम 4 महीने में यमुना का पानी 1 मिनट, क्योंकि दोनों आप नहीं बोल पाएंगे में जाएगा। आपको नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए, आप बताइए अगर आपको कोई बात इंपॉर्टेंट है तो आप हमारे बिठा दीजिए, उनको बिठाइए, बिठाइए। श्रीमती संगीता जी। सर, मुझे आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर के मुद्दों पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। महोदय, मेरा विषय है पेयजल एवं सिंचाई के पानी की। सर, जो पेयजल के लिए केंद्र सरकार की योजना है घर घर नल योजना अच्छी सुनने में अच्छी लगती है, पर सर इसका जो क्रियान्वयन है बिल्कुल ही निराशाजनक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी यहाँ से मॉनिटरिंग कराए कि जनता को इसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। नल आपने पाइपलाइन सब जगह डाल दी हैं, पानी कहीं नहीं पहुँच रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ मेरे निर्वाचन से सर, एक मेरी ERCP सिंचाई की जो पानी की योजना है, पूर्वी राजस्थान नहर योजना, जिसको अंग्रेजी में ERCP बोलते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी वहाँ चुनाव में भी गए थे, जगह जगह घोषणा करी, पर दुख हुआ जब बजट में उसके लिए एक शब्द नहीं बोला गया, एक नया पैसा नहीं दिया। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ सर, आखिरी सर, मेरे एक बांध है बहुत बड़ा, जिसके 2 जिलों में सिंचाई होती है। विषय लेंगे आप तो पहले भी रह चुके हैं यहाँ। नहीं सर, पहली बार आए। एक प्रस्ताव एक अगर मतलब शून्य प्रहर का है तो एक विषय होता है सर। इस विषय एक मिनट दे दीजिए सर। एक बांध है सर, पांचना बांध, जिसकी सिंचाई 2 जिलों में होती है, सवाई माधोपुर में और इसमें करौली में। सर, वो जब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी 2007 से बंद है। पानी हर साल बांध भरता है। इधर बोलिए। तो मैं सरकार आपसे अनुरोध करता हूँ इस बांध को खुलवाए ताकि हमारे किसानों को लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत। Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today. As the House is aware, the prestigious flagship scheme Manrega has started 18 years back under the able and dynamic leadership of Dr. Manmohan Singh ji and during the regime of UPA chairperson and our beloved leader Srimati Sonia Gandhi ji. During the year 24-25, the total number of active workers working under Manrega are 59.3 lakhs in Telangana state and 13.11 crore in the country, working under Rozgar Sevak, the field assistants, who are the backbone of the scheme, and they are getting meager salary of around 10,000 only. There is need to increase it to around 35,000 only because of them, their families and with their sacrifices. The scheme has become very much
but their financial conditions are still not improved. The total of 7,612 field assistants are working in Telangana. There is need to adopt a uniform policy to fix the workers for all the states, because of Telangana has less numbers of workers in the scheme. The center should bear the expenditure of 100% for the scheme, as states have less budget. Therefore, I request the Honorable Minister for Rural Development, through the chair, to kindly consider the increase the manpower, to increase the employment opportunities under Manrega and make their services regularized by treating them as a full-time employees, as permanent workers, to provide regular and more livelihood to make it a success. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for giving me the opportunity in the 0 hour. I rise today to draw your attention to pressing concern affecting my constituency, sir. The recent heavy rains wreaked havoc on National Highway 75, sir. Mudslides and landslide, notably in Sakleshpur Taluk in Hassan district, part of my constituency, experienced severe rainfall leading to landslides in Shiradi Ghat. Vehicles were trapped, endangering the precious lives, sir. However, the crisis extends beyond the natural calamities. National Highway 75 substandard construction has a long plagued our region, sir. This is not the first NH 75 is facing the public wrath. People here often blame the unscientific hill cutting for widening works as the reason for frequent landslide for every monsoon since 2018, sir. Astonishingly, the 45 kilometers Hassan-Marnali stretch initiated in 2017 remains incomplete. Adding to the potholes was one of the biggest nightmare for the road users, that for every monsoon, pothole emerges as the byproduct of the substandard works by the executor. Imagine, sir, a vital national highway route connecting Bangalore to Mangalore, languishingly in substandard condition. Landslide causes a reroute of traffic, stranding countless vehicles, disrupting mobility, logistics, trade, livelihood, and at the most, the human life is in danger, sir. Concluding, sir, I implore the Ministry of Road Transport and Highways, sir, to act swiftly, implement scientifically sound of hill cutting measures, prevent landslide, and ensure durable bitumen layers, sir. Thank you so much, sir. Sir, I come from South Goa, but I want to speak for the whole of Goa. You can. Today, whatever Goa is, sir, No problem. is the hard work put in by a lot of people. Among them, there is a community, the ST community, which has got Gowda, Kunmi, Vedip, Dangar, which is still to be recognized. Today, 10% of them from the population, they are crying for their rights. They want to be recognized. And they reached out to the central government, and in March 2024, the Honorable Prime Minister promised the community, and in a cabinet meeting in March 2024, they decided that readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, which has been approved in a cabinet meeting. My humble request that the bill should be introduced at the earliest and give justice to the scheduled tribe community of Goa. Thank you, sir. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். புதுவையிலே ஒரு விலைவாசி உயர்வு என்பது அதிகமாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம். குறிப்பாக உணவுப் பொருளுடைய விலைவாசிகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. அதுவும் மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய அரிசியினுடைய விலை தாங்க முடியாத அளவிற்கு உயர்ந்திருக்கின்றது. 40 ரூபாயிலிருந்து 65 ரூபாய் என்ற அளவிற்கு ஒரு கிலோவினுடைய அரிசியினுடைய விலை உயர்ந்திருக்கின்றது. ஆனால் நம்முடைய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழாக ஒவ்வொரு நபருக்கும் 5 கிலோ அரிசியை தருகின்றோம். ஆனால் அந்த அரிசியானது நேரடி பண பரிமாற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு வங்கியிலே செலுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் அந்த நேரடியாக பண பரிமாற்றத்தினுடைய விலையானது 40 ரூபாய் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு கிலோ 200 ரூபாய் என்ற அளவிலே தான் இருக்கின்றது. ஆகவே எங்களுடைய வேண்டுகோள் என்னவென்று சொன்னால், அந்த பணத்திற்கு பதிலாக, ரூபாய்க்கு பதிலாக நேரடியாக அரிசியாக தர வேண்டும், உணவுப் பொருளாக தர வேண்டும். அதுவும் ரேஷன் கடையை திறந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருளை தர வேண்டும். அதற்கு மத்திய அரசாங்கம் உடனடியாக அனுமதி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். दशकों के लोकतंत्र के हमारे अनुभव ने हमें बताया कि देश में कई ऐसे वर्ग हैं
जिनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभाओं और लोकसभाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इनका ये कारण रहता है कि इनकी जनसंख्या का फैलाव होता है और बहुत कम क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रित होते हैं, बहुत कम लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में। इसमें हरियाणा का BCA वर्ग जो एक भूमिहीन पिछड़ा वर्ग है, जो एक हुनरमंद और मेहनतकश वर्ग के रूप में जाना जाता है, जो पारंपरिक शिल्पकार, दस्तकार, कलाकार आदि जो ये वर्ग है, जिसमें जांगड़ा समाज, प्रजापति, कुम्हार समाज, विश्वकर्मा समाज, पांचाल समाज, स्वर्णकार समाज, सैन समाज, कश्यप, पाली, जोगी, तेली, धोबी, ऐसे कंबोज समाज रहते हैं, इनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं बनता। अब ये जब परिसीमन होगी, मेरी मांग है सरकार से, परिसीमन होकर जो सीट बढ़ेंगी पूरे देश में और प्रदेशों में, तो ऐसी व्यवस्था हो कि इन वर्गों की भी कुछ सीटें या तो निर्धारित की जाएं या ये सुनिश्चित किया जाए कि इनको भी विधानसभाओं और लोकसभाओं में इनकी जनसंख्या के अनुसार, जातिगत जनसंख्या के अनुसार इनको पूरा प्रतिनिधित्व मिले। धन्यवाद।